रही टेस्ट सीरीज़ है JCA जिना कोचिंग एकेडमी टेस्ट नंबर 2। आज का जो टेस्ट है ये चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और साथ में चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स और चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ का है। स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट MCQs एंजाइम चैप्टर से है कि डैश इज़ द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम। कौन सा एंजाइम है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, दिस इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, आपने पढ़ा भी है इसको कि ये हमारे पास मेन फर्स्ट एंजाइम है जिसको हमने डिस्कवर किया था। सेकंड MCQ का स्टेटमेंट है कि विच एंजाइम इज़ नॉट 3-डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। हमने पढ़ा है कि मेजॉरिटी एंजाइम जो है 99% वो प्रोटीन इन नेचर है, वो 3-डायमेंशनल है और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। सिर्फ राइबोजाइम्स ऐसे हैं जो कि राइबोसोम के बने हैं, राइबोसोमल RNA हैं और राइबोसोमल RNA के बने हैं। तो आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं ये RNA के बने हैं एंड दे बिहेव्स लाइक एंजाइम। सो राइबोजाइम्स आर द एक्सेप्शनल केस और ये हमारे पास राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट है कि मोस्ट एंजाइम्स आर डैश इन नेचर। बिल्कुल ऊपर के सेकंड MCQ के साथ थर्ड भी रिलेटेड है। राइबोजाइम्स RNA, बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं वो हमारे पास प्रोटीन्स हैं। अब ये जितने भी प्रोटीन्स हैं एंजाइम, ये ग्लोबुलर भी हैं, इसको आप फंक्शनल प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, 3-डायमेंशनल प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। MCQ नंबर 4 का स्टेटमेंट है कि एंजाइम्स रिक्वायर डैश फॉर एनी बायोलॉजिकल रिएक्शन। एंजाइम की कितनी अमाउंट की ज़रूरत होती है? वेरी लार्ज क्वांटिटी, नो, बिल्कुल गलत है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मॉडरेट क्वांटिटी, नो नीड ऑफ एंजाइम। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपके पास एंजाइम नैनोमीटर में पिकोग्राम, नैनोग्राम या माइक्रोग्राम में भी अवेलेबल है तो ये काफ़ी है। आपके एंजाइम जो है ये इस कैपेबल है कि आपके केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करें। MCQ नंबर 5 का स्टेटमेंट है कि विच मॉडल गिव्स कंसेप्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स और रिजिड एंड कैन नॉट चेंज शेप। एंजाइम से मुतल्लिक 2 थ्योरीज हैं, एक को कहते हैं की अनलॉक मॉडल, एक को कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि रिजिड स्ट्रक्चर जो है, मतलब ये कि कौन सी थ्योरी है जो ये कहती है कि एंजाइम का जो शेप है वो रिजिड है और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास की अनलॉक मॉडल है। स्टेटमेंट नंबर 6, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट। तमाम एंजाइम प्रोटीन है, एक एंजाइम ऐसी है, एक ग्रुप जो कि एंजाइम्स प्रोटीन नहीं है। वो कौन सा ग्रुप है? तो वो हमारे पास राइबोजाइम्स एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स नहीं है। MCQ नंबर 7 का स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिटर हैज सेम शेप लाइक सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट। वो कौन सी एंजाइम है जिसका शेप और जिसका जो शेप है वो फिट है किसके साथ? एक्टिव साइट के साथ है और वो फिट है सबस्ट्रेट की तरह भी। तो ये हमारे पास कम्पिटिटिव एंजाइम है। कम्पिटिटिव एंजाइम की जो शेप होती है ये हमारे पास एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है। तो इस कलर का जो, इस शेप का जो इनहिबिटर होगा जो एक्टिव साइट के साथ फिट होगा, जिसकी शक्ल सबस्ट्रेट की तरह होगी, उसको हम कम्पिटिटिव कहेंगे। अगर वो फिट नहीं है और एक्टिव साइट पे अटैच नहीं हो सकता, एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो रहा है, तो ये हमारे पास फिर नॉन कम्पिटिटिव है। MCQ नंबर 8 का स्टेटमेंट है कि विच साइटोक्रोम रिसीव्स इलेक्ट्रॉन एट लास्ट स्टेज। कहानी शुरू होती है साइटोक्रोम Q से, फिर उसके बाद साइटोक्रोम B है, फिर C है, फिर A है, फिर A3 है। तो सबसे आखिर में जो साइटोक्रोम पड़ा है वो A3 है। स्टेटमेंट नंबर 9 इज बैक्टीरियोफेज इज अ डैश शेप। बैक्टीरियोफेज का शेप कौन सा है? यू नो बेटर कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया का नाम नहीं है, बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है और इसकी जो शेप है वो टेटपोल शेप है। MCQ नंबर 10 है कि द एंजाइम प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ आर्टिसनोफ्ली वर्क बेस्ट एट डैश टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर उसके लिए ऑप्टिमम है? तो ये आपकी बुक में क्लियर कट मेंशन है कि इसका जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री C है। और जो हमारे पास थर्मस एक्वेटिकस है, थर्मस एक्वेटिकस टैग, उसके लिए 94 डिग्री सेंटीग्रेड है। 11, द रेट ऑफ एंजाइम इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर बिकॉज। अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो टेम्परेचर राइज करने से एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। रीज़न क्या है? पहला रीज़न है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना, बिल्कुल ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से कोलिजन इंक्रीज होना,
बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, बिल्कुल ठीक है। तो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन बढ़ेगी तो रिएक्शन का चांस बढ़ेगा। तो हमारे पास राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। MCQ नंबर 12 का स्टेटमेंट है कि द एंजाइम विच डाइजेस्ट एंड हाइड्रोलाइज राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड का मतलब है RNA, तो इसका आंसर जो है वो RNase है। RNase एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता तो फिर बोथ ऑफ देम होता, अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड तो फिर आपका आंसर DNase होता। MCQ नंबर 13, द रिक्वायरमेंट फॉर एन एंजाइम ट्रिप्सिन इज डैश। ट्रिप्सिन के लिए कौन सी एंजाइम चाहिए? तो ट्रिप्सिन के लिए हमारे पास चाहिए स्लाइटली बेसिक, तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस्ट आंसर है वो सी है। 14, विच वन वर्क एट द नेचुरल pH। इसमें से कौन सी एंजाइम है जो नेचुरल pH न्यूट्रल pH पे काम करती है? तो देखिए यूरिएज के लिए भी 7 चाहिए, कैटलेज के लिए भी 7 चाहिए और अमाइलेज के लिए बेसिक मीडियम चाहिए। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है, चूँकि ए भी सही है सी भी सही है, तो हम ऑप्शन डी को करेक्ट लेंगे कि ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। 15, द ऑप्टिमम pH फॉर एनिमल स्टमक प्रोटीएज इज डैश। स्टमक में जो प्रोटीएज है इससे मतलब पेप्सिन है, और आपको पता है कि पेप्सिन के लिए जितना कम होगा वो बेस्ट होगा। तो ये हमारे पास 0.5 होता तो और भी अच्छा होता है। तो राइट आंसर हमारे पास 1 है, 1 to 2 बेस्ट ऑप्शन है। 16, एट विच टेम्परेचर एंजाइम वर्क्स फास्टर। कौन से टेम्परेचर पे एंजाइम बेस्ट काम करती है? नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, आपको पता है कि ऑप्टिमम का मतलब ही आइडियल टेम्परेचर है। ऑप्टिमम मीन आइडियल टेम्परेचर। 17, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स बिलोंग टू डैश ग्रुप ऑफ इनहिबिटर्स। कम्पिटिटिव इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, किसी डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। साइनाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इनकी शेप जो है वो एक्टोसाइड की तरह नहीं होती, चेंज होती है। 19 का स्टेटमेंट है कि द इनहिबिटर विच आर टाइटली बाइंड एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड कॉल्ड डैश। जो टाइटली बाइंड है और आप उसको कभी रिमूव नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल है। अगर ये लूजली हो, टेम्पररी हो, शॉर्ट टाइम के लिए हो और उसको रिमूव करना आसान हो, तो फिर उसको हम कहते हैं जनाब रिवर्सिबल। लेकिन चूँकि यहाँ पे टाइटली है और कैन नॉट बी रिमूव, तो हमारे पास आंसर है परमानेंट। तो परमानेंट का मतलब है इरिवर्सिबल। 20, डैश इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायो एनर्जेटिक्स इज द राइट आंसर, क्योंकि दो बातें हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एनर्जी, तो बायो एनर्जेटिक्स इसका राइट आंसर है। 21, अ प्रोसेस इन विच कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज ब्रोकन डाउन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज डैश। कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज उसको हम स्प्लिट करते हैं और उनसे निकालते हैं 36 ATPs। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये हमारे पास रेस्पिरेशन है जिसकी 4 स्टेप्स हैं। 22, विच वन इज यूज्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन यूज होगा, तो ये भी आंसर है। और ऑक्सीजन किसके लिए यूज होगा? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, तो ये भी आंसर है। जब दोनों आंसर है तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन इज डी, क्योंकि डी में आपको गिवन है कि बोथ ए एंड बी, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है 22 में। 23, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन डैश ऑफ सेल। तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, चाहे यूकैरियोट हो या चाहे प्रोकैरियोट हो। तो इसकी जो पोजीशन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, इसके एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में है। MCQ नंबर 24, हाउ मेनी NADH2 आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास NADH2 की तादाद कितनी है? तो हमारे पास तादाद जो है वो 2 है, 2 NADH2 आर प्रोड्यूस्ड। MCQ नंबर 25, द मोस्ट कॉमन फ्यूल मतलब एनर्जी सोर्स बाय द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन इज। सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन सा मॉलिक्यूल है जो बहुत आसानी से हम यूज करते हैं? सो द राइट आंसर इज ग्लूकोज। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज DNA वायरस। DNA वायरस निकालना है। HIV RNA है, फ्लू RNA है, HCV RNA है, तो राइट आंसर क्या है? बैक्टीरियोफेज। ये हमारे पास राइट आंसर है। 27, हाउ मेनी NADH2 प्रोड्यूस इन 6 लिंक रिएक्शन। हर लिंक रिएक्शन में
एक NADH2 प्रोड्यूस होता है। 1 लिंक रिएक्शन इज इक्वल टू 1 NADH2। अब इन्होंने 6 का पूछा है, तो आंसर जो है वो 6 NADH2 ही होगा। 28 हाउ मेनी क्रेब्स साइकिल शुड बी डन फॉर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल के लिए 2 टाइम होता है और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप 3 मल्टीप्लाई 2 6 मॉलिक्यूल्स आपके लिए 6 टाइम्स क्रेब साइकिल होगा फॉर 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। 29 हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल क्रेब साइकिल। सिंगल क्रेब साइकिल में टोटल ATPs कितने हैं? टोटल ATPs का मतलब है कि ऑक्सीडेटिव भी और ऑक्सीडेटिव के साथ साथ क्या कहते हैं ऑक्सीडेटिव प्लस सबस्ट्रेट लेवल, तो 12 आंसर है। MCQ नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस उसको कहते हैं जो RNA से दोबारा DNA बना सके, और ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ HIV में प्रेजेंट है। HIV इज कॉल्ड रेट्रोवायरस। MCQ 31 का स्टेटमेंट है कि द पार्ट ऑफ एंजाइम वेयर रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डैश। एंजाइम के कौन से हिस्से में रिएक्शन होता है? तो आपको पता है कि एक्टिव साइट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। दिस इज द एक्टिव साइट। MCQ नंबर 32 है कि द ऑप्टिमम pH फॉर ऑल एंजाइम। कोई ऐसा pH नहीं है जिस तमाम एंजाइम के लिए हो, क्योंकि एंजाइम एसिडिक भी हो सकती हैं, बेसिक भी हो सकती हैं, न्यूट्रल भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द बेस्ट का आंसर है। स्टूडेंट्स सोचेंगे कि ये तो 7 to 8 आंसर है बुक में, नहीं, 7 to 8 फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम लिखा है। ऑल ऑफ एंजाइम के लिए अगर आप 7 to 8 लेंगे तो आप इनकार कर रहे हैं बेसिक एंजाइम से, आप इनकार कर रहे हैं एसिडिक एंजाइम से। तो राइट आंसर हमारे पास नन ऑफ देम है, क्योंकि 7 to 8 pH मेजॉरिटी या मोस्ट ऑफ एंजाइम के लिए तो हो सकता है, सब के लिए नहीं हो सकता। 33 नन ऑफ द एंजाइम कैन परफॉर्म 100% एक्टिविटी। कोई भी ऐसी एंजाइम नहीं है जो 100% एक्टिविटी दे। फर्ज करें कोई इनहिबिटर मौजूद नहीं है, फिर भी एंजाइम कभी भी 100% प्रोफिशिएंसी शो नहीं कर सकता। रीज़न क्या है? रीज़न इज फीडबैक इनहिबिशन। प्रोडक्ट इनहिबिशन और फीडबैक इनहिबिशन, ये तो ऐसे इनहिबिशन है जो खुद इनहिबिटर की तरह फंक्शन करते हैं और एंजाइम को 100% काम करने नहीं देते। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 34 है। 34 में कि कोएंजाइम्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ डैश। याद रखें एंजाइम्स आर प्रोटीन, कोएंजाइम्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन, या डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन होगा, और या अगर डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन नहीं है तो फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारे पास विटामिन के बाद न्यूक्लियोटाइड की है, डाई न्यूक्लियोटाइड होगा, डाई न्यूक्लियोटाइड होगा। फिर 35 MCQ का स्टेटमेंट है कि कोफैक्टर अलॉन्ग विद एंजाइम इज कॉल्ड डैश। जब कोफैक्टर भी हो और एंजाइम भी हो तो दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं होलो एंजाइम। 36 द साइट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस इन अ सेल इज डैश। द साइट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस इन अ सेल इज डैश। अब सेल के अंदर एंजाइम कहाँ बनती है? तो वही बात है कि ये तो प्रोटीन्स हैं एंजाइम, और प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो RER में भी पॉसिबल है और राइबोसोम में भी है। लेकिन चूंकि एंजाइम कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो इनकी पॉसिबिलिटी RER में ज़्यादा है राइबोसोम के मुकाबले में। तो हम यहाँ पे यही कहेंगे कि हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास RER है, न कि राइबोसोम है। 37 इनहिबिटर्स विच इज सिमिलर इन शेप लाइक सबस्ट्रेट। वही बात है कि अगर सबस्ट्रेट की तरह है तो इसका मतलब है कि एक्टिवसाइड की तरह है, और जब एक्टिवसाइड की तरह है तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। 38 द नॉन डिटेचेबल फैक्टर कोफैक्टर इज कॉल्ड डैश। जब कोफैक्टर टाइटली अटैच हो और उसको आप रिमूव नहीं कर सकते उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। 39 इनहिबिटर्स विच आर फिट टू द एक्टिव साइट। 37 और 39 एक ही चीज़ है, सिर्फ अल्टरनेट अल्फाज यूज़ किए हैं। अल्फाज का हेर फेर है ताकि आप पहचान लें कि किस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पर भी वही बात है, अगर एक्टिव साइट में आ सकता है तो सबस्ट्रेट की तरह है, और सबस्ट्रेट की तरह है तो एक्टिव साइट में आ सकता है।
ये आपके पास कम्यूटेटिव इनहिबिटर है। फिर इनहिबिटर विच अटैच ऑन अदर साइड देन एक्टिव साइड, मतलब वो इनहिबिटर जिसकी शक्ल एक्टिव साइड की तरह ना हो, एलोस्टेरिक साइड की तरह हो, तो फिर उसको हम कहते हैं नॉन कम्यूटेटिव इनहिबिटर। 42 का स्टेटमेंट है कि नॉन कम्यूटेटिव इनहिबिटर्स अटैच ऑन द अदर देन एक्टिव साइट आर कॉल्ड डैश। वो एंजाइम जो एक्टिव साइट के बगैर किसी और जगह पे अटैच हो जाए, तो ऐसे एंजाइम को आप क्या कहेंगे? तो ऐसे एंजाइम को उस साइट को क्या कहेंगे जिसमें अटैच होगा? वो हमारे पास एलोस्टेरिक साइट है। द साइट अदर देन एक्टिव साइट, द साइट अदर देन एक्टिव साइट वेयर इनहिबिटर गेट्स अटैच इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। 42 का स्टेटमेंट है कि एक्टिव साइट मीन्स, एक्टिव साइट के बाइंडिंग साइट को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। एलोस्टेरिक साइट को कहते हैं, गलत है। टर्लेटिव साइट को कहते हैं, सही है। तो देखिए ए भी सही हो गया, सी भी सही हो गया, तो हमारे पास राइट आंसर जो है वो डी है, बोथ ए एंड सी। MCQ 43, वन एंजाइम में हैव डैश। याद रखिए स्टूडेंट्स, एक एंजाइम में एक एक्टिव साइट भी हो सकता है, 2 एक्टिव साइट भी हो सकती है, मेनी एक्टिव साइट भी हो सकती है। तो राइट आंसर हमारे पास डी है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 44, की एंड लॉक मॉडल डज नॉट अप्लाई ऑन डैश। की एंड लॉक मॉडल कौन सी एंजाइम को फॉलो नहीं करता? कार्बनिक एनहाइड्रेज, क्योंकि आपको पता है कि कार्बनिक एनहाइड्रेज ऑक्सीजनेज भी है, कार्बोक्सिलेज भी है, ऑक्सीजनेज भी है, कार्बोक्सिलेज भी है। और की एंड लॉक मॉडल तो कहते हैं कि नहीं, की एंड लॉक मॉडल कहते हैं कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, रिजिड है, वो सिर्फ एक सबस्ट्रेट के लिए और हमेशा एक सिंगल चीज़ है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो कार्बनिक एनहाइड्रेज की एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी के थ्रू, इस मॉडल के थ्रू पॉसिबल नहीं थी। कार्बनिक एनहाइड्रेज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता की एंड लॉक मॉडल। 45, की एंड लॉक मॉडल बिलीव्स ऑन डैश ऑफ एक्टिव साइट, रिजिडिटी स्ट्रक्चर। 46, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस अप्लाइज ऑन डैश। देखिए कार्बनिक एनहाइड्रेज रूबिस्को इस किस्म के एंजाइम को कभी भी की एंड लॉक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो एंजाइम जो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ रिएक्शन में हेल्प करे, एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट के साथ मिले, वो हमेशा एक्सप्लेन होगी थ्रू इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो यहाँ पे हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल के लिए राइट आंसर सी है। 47, इनहिबिटर्स, वो इनहिबिटर्स विच अटैच एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यूनिक बात है, ना एलोस्टेरिक साइड पे लगी तो गलत है, ना एक्टिव साइड पे लगी, बल्कि एंजाइम के साथ न लगी। जब एंजाइम के साथ लग जाए, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो ये इनहिबिटर आकर कॉम्प्लेक्स के साथ लगी, तो इस इनहिबिटर का नाम होगा अनकम्पिटिटिव। जो एंजाइम के साथ लगी वो या कम्पिटिटिव होगा या नॉन कम्पिटिटिव होगा, और जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ लगी, ES कॉम्प्लेक्स के साथ लगी, उसको आप अनकम्पिटिटिव कहोगे। तो राइट आंसर हमारे पास सी है, अनकम्पिटिटिव। 48, द डिटेचेबल, जो कोफैक्टर डिटेचेबल हो उसको आप रिमूव कर सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो, तो वो हमारे पास को एंजाइम है। द डिटेचेबल ऑर्गेनिक कोफैक्टर, यहाँ पे लफ्ज़ ऑर्गेनिक है, आपको जस्ट गिवन है, उसमें ऑर्गेनिक लफ्ज़ तैयार है, तो ये हमारे पास को एंजाइम है। 49, हाउ मेनी ATP प्रोड्यूस्ड एट वन टाइम ऑफ क्रिप साइकिल। एक क्रिप साइकिल जो है वो 12 ATPs बनाता है, जिसमें 3 NADH2 है, एक हमारे पास FADH2 है और एक डायरेक्ट ATP है, तो ये 12 ATPs के बराबर है। 50, विच स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन यूटिलाइजेज एनर्जी बट प्रोड्यूसेस नो एनर्जी। प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज में 2 ATPs कंज्यूम होती हैं, 2 ATPs कंज्यूम होती हैं और प्रोड्यूस कोई भी नहीं होता, प्रोड्यूस कोई भी नहीं होता। 51, a fatty acid has 10 carbons, so it can produce dash ATPs। फैटी एसिड में 10 कार्बन है, 10 कार्बन है तो ये 5 एसिटाइल है, 5 एसिटाइल है तो 5 क्रिप साइकिल है, 5 क्रिप साइकिल है तो 5 × 12
5 × 12 है तो 60 आंसर है। 52 केमियोस्मोसिस, एटीपी सिंथेसिस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन है? कपल्ड रिएक्शन, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रिएक्शन है, एक दूसरे के साथ मिलने वाली रिएक्शन है। 53 इन प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस। प्रिपरेटरी फेज में क्या क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज भी होता है, बिल्कुल ठीक। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी होता है, बिल्कुल ठीक। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है, नहीं। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारे पास बोथ ए एंड बी। 54 द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरेमिक एसिड। पायरेमिक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तो कार्बन भी निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलते हैं। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है। 55 9 एसिटाइल जनरेट्स 9 × 12 is equal to 108 ATPs. For each acetyl there will be one Krebs cycle. 56 the production of ATP during electron transport chain. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है वो कितने ATPs प्रोड्यूस होती है? अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डायरेक्ट तो सिर्फ एक ही पैदा होती है, वो है सबस्ट्रेट लेवल। बाकी तो अच्छा सॉरी द प्रोडक्शन ऑफ ATP ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मैं क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके पास ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी, ए नहीं है। 57 द प्रोडक्ट्स ऑफ 2 क्रेब्स साइकिल्स। आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन है 2 क्रेब्स साइकिल, इसकी करेक्शन हो चुकी है, तो 2 क्रेब्स साइकिल के लिए ये एक भी वैल्यू ठीक नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास नन ऑफ देम है, क्योंकि 2 क्रेब्स साइकिल में 2 बनेंगी GTP, 6 बनेंगे NADH2 और 1 बनेगा FADH2। और ये चीज़ें सॉरी 2 बनेंगे FADH2, क्योंकि 2 साइकिल्स हैं, तो ये वैल्यूज किसी में भी मौजूद नहीं है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, सारे ऑप्शन गलत हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है? नन ऑफ देम। डियर स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 58 फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस इज। सबसे पहले TMV डिस्कवर हुआ था, स्टेनले ने इसको आइसोलेट किया था और इवानोव्स्की ने इसको देखा था फॉर द फर्स्ट टाइम। 59 द प्रोसेस कॉमन इन फूड। वो प्रोसेस जो कॉमन है किस किस में? एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। तो ये कौन सा प्रोसेस है? तो ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है। 60 इन अ यूकैरियोटिक सेल द क्रेब्स साइकिल ऑकर्स इन डैश। क्रेब्स साइकिल चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, फंजाई हो, एल्गी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, अगर यूकैरियोट है और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स मोर एनर्जी। ज़्यादा एनर्जी कौन पैदा करेगा? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, ट्राइग्लिसराइड फैट्स है, तो ट्राइग्लिसराइड आपका आंसर है। MCQ नंबर 62 व्हाट हैपन्स टू ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंड रेस्पिरेशन। आखिर में ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं हाइड्रोजन और ये बना लेता है वाटर। सो राइट आंसर इज C। 63 द क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है? क्योंकि क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले सिट्रिक एसिड बनता है तो इसको सिट्रेट साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। 64 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर 1 ग्लूकोज इज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ग्लूकोज के लिए 12 टाइम्स होते हैं। रीज़न ये है कि एक ग्लूकोज से 10 बनते हैं NADH2 और 2 बनते हैं FADH2। Which of the following step occurs only one time for 1 glucose? एक ग्लूकोज के लिए कितनी मरतबा होता है? कितनी मरतबा होता है एक ग्लूकोज के लिए? कौन सा फेज़ है? देखिए ऑक्सीडेटिव फेज़ 2 मरतबा होता है, लिंक रिएक्शन 2 मरतबा होता है और फिर प्रिपरेटरी फेज़ क्या है? ओनली वंस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो
प्रिपरेटरी फेज है। 66 वन क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस डैश सबस्ट्रेट लेवल एटीपीज, वन क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस ओनली वन सबस्ट्रेट लेवल एटीपी। ऑक्सीडेटिव 11 टोटल 12। 67 MCQs एंजाइम डैश इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन, क्या एंजाइम केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट स्टार्ट कर सकता है? नो। ऑलरेडी स्टार्टेड रिएक्शन को फास्ट कर सकता है, उसका रेट इंक्रीज कर सकता है, स्पीड इंक्रीज कर सकता है। एनर्जी इज रिलीज बाय द ब्रेकिंग ऑफ डैश बॉन्ड्स, एनर्जी ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड तोड़ने से नहीं मिलती, पेप्टाइड से नहीं मिलती, इस तरह ये सब बॉन्ड तोड़ना डाइजेशन है, ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये आप पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्चुअल जो CH बॉन्ड है ये हमारे पास मेन बॉन्ड है। 69 डीअमाइनेशन ऑकर्स इन दी मेटाबॉलिज्म ऑफ डैश प्रोटीन, प्रोटीन को कन्वर्ट करना है अमाइनो एसिड में और फिर अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करना है इनटू डीअमाइनेशन करनी है और फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। MCQ नंबर 7 1 NADH2 is equal to, so 1 NADH2 is equal to 3 ATPs, 1 NADH2 is equal to 3 ATPs। MCQs number 71 फीडबैक इनहिबिटर्स डू नॉट अकर इन डैश रिएक्शन, जो रिएक्शन चेन में होगा और जो रिएक्शन साइक्लिक होगा इनमें कभी भी फीडबैक इनहिबिशन नहीं हो सकती, याद रखिए। तो हमारे पास आंसर जो है वो सी है। एसिटाइल इज अ डैश कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल इज 2 कार्बन कंपाउंड which is needed for the process of Krebs cycle। MCQ number 73 enzymes are not used in chemical reaction, means हम कहते हैं कि एंजाइम केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होती, इसका क्या मतलब है? एंजाइम इज नॉट द पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट, बिल्कुल ठीक है, सबस्ट्रेट का हिस्सा नहीं बनता, ठीक है। बी एंजाइम इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है। एंजाइम इज नॉट नीडेड, गलत है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। 74 1 FADH2 produces dash ATP, 1 FADH2 produces 2 ATPs। 75 enzymes dash the activation energy, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सेम है, न्यूट्रल है, क्या मसला है? नहीं, एंजाइम हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। 76 टोटल NADH2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल डैश, टोटल NADH2 प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्लूकोज, तो हमारे पास 10 NADH2 बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं। सो राइट आंसर इज सी। 77 व्हेन सक्सिनेट कन्वर्ट्स इनटू फ्यूमरेट, तो आपने फ्यूमरेट के F को याद रखना है, जब फ्यूमरेट बनता है तो FADH2 बनता है, ऑप्शन बी। 78 टोटल ATPs इन 1 ग्लाइकोलाइसिस इज, एक ग्लाइकोलाइसिस में हमें सिर्फ 2 ATPs मिलती है बस। 79 एनएरोबिक रेस्पिरेशन सिंथेसाइजेस डैश ATPs, एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ATPs प्रोवाइड करती है। आपको पता है कि एनएरोबिक में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो होता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंड है वो ग्लाइकोलाइसिस पे है, और जब डिपेंड ग्लाइकोलाइसिस पे है तो ऑटोमेटिकली इसका जो नेट प्रोडक्ट है वो है जस्ट 2 ATPs। डियर स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 18 टोटल FADH2 प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करेंगे, जब एक मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करेंगे तो हमारे पास टोटल FADH2 कितने बनेंगे? डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए करेक्ट है, इससे पहले ऑप्शन में गुजर चुका है। लास्ट MCQs की बात कर रहे हैं 81 कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन बिकॉज ऑफ, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से है? एलोस्टेरिक साइट की वजह से, एक्टिवेटर साइट, pH, सारे गलत हैं। एंजाइम का जो मेन पार्ट है जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है दैट इज़ एक्टिव साइट। दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड टेस्ट ऑफ GCA। थैंक यू सो मच।